बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा जी, कोहलबर्ग के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन थे, कब पैदा हुए, कब डेथ हुई और उनका काम क्या था, किसके काम से इंस्पायर थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोरालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेंस डेलिमा के बारे में। पहले तो डेलिमा की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हेंस डेलिमा जो बड़ा फेमस डेलिमा था एट दैट टाइम व्हेन ही वाज डेवलपिंग हिज ओन थ्योरी। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोहलबर्ग। उसके बाद देखेंगे कोहलबर्ग ने जो थ्योरी बनाई उसकी जो फेजेस थी वो कौन सी थी और उसकी जो स्टेजेस थी वो कौन सी थी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ कोहलबर्ग्स के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग, born in 1927. He was an American psychologist, best known for his theory of moral development. ठीक है जी। अपनी जो स्टेज थ्योरी, इसको स्टेज मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं बिकॉज इसने वहां पे स्टेजेस जो हैं या इसने फेजेस कह लें कि वो दी। इसको आमतौर पर जो है वो स्टेज मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है और ये बड़ा फेमस हुआ लॉरेंस कोहलबर्ग अपनी इस स्टेज थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट की वजह से। ही डाइड इन 1987। 60 साल की उम्र जो है इसने पाई और उसके बाद ये जो है इसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये जो था बेसिकली कोहलबर्ग वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ द जीन पियाजे ऑन मोरल डेवलपमेंट। अच्छा, आपको शायद पता है या नहीं पता, जीन पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। हमें तो अमूमन आप लोगों ने, शायद मैंने भी मुझे भी बहुत बाद में पता चला। पहले मैंने भी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ही पढ़ी हुई थी, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे वो लिटरेचर को सर्च आउट किया जाता रहा और मैं करता रहा तो पता चला कि पियाजे ने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट पे भी एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी दी हुई है, बड़ा काम किया हुआ है। हालांकि ये हमें जो है वो हमारे कहीं भी सिलेबस में कभी भी नहीं पढ़ाया गया। अच्छा जी, उसके बाद लॉ कोहलबर्ग का विश थी उसकी कि मॉरल डेवलपमेंट पे जो पियाजे ने काम किया है ये उसको आगे लेके चले। ठीक है, उसके अलावा इसने इसकी जो थ्योरी है बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट की वो डिफरेंट डेलिमास पे बेस करती है। तो क्या होते हैं डेलिमास, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मोरालिटी क्या होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो दैट्स व्हाई वी शुड फर्स्टली नो that what is morality. Morality क्या होती है? Later on we will discuss all these concepts, stages, phases one by one, but initially we must know that what is the morality. मोरालिटी क्या है? बेसिकली सीकिंग एंड मेंटेनिंग जस्टिस। ठीक है, इंसान के करीब क्या उस इंसाफ है, वो इंसाफ को मेंटेन करना, उसको तलाश करना, उसको लागू करना, उसको यूज करना, उसको इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अच्छा, याद रखिए कोहलबर्ग की थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली मोरालिटी जो है वो कोहलबर्ग की थ्योरी से कुछ थ्योरी के हवाले से कुछ डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर डेफिनेशंस ऑफ द मोरालिटी। यहाँ पे हर इंसान की अपनी जो है वो स्टाइल ऑफ मोरालिटी है, अपना स्टाइल ऑफ मोरालिटी है। वैसे तो हम मोरालिटी कहते हैं जी कि चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, तंग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दिस इज मोरालिटी। सब अच्छी चीजों को हम मोरालिटी में लेते हैं। लेकिन जब कोहलबर्ग ने बात की तो उसने कहा कि हर इंसान की हर एज के हिसाब से या फेज के हिसाब से जो है वो बच्चों की लाइक मोरालिटी कुछ और होती है, वो इंसाफ किसी और को चीज को समझते हैं। लाइक एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया किसी ने तो उसने उल्टा उसको थप्पड़ मारना है तो फिर उसको पता चलता है कि अब मैंने इंसाफ कर दिया। दिस इज द मोरालिटी नियर टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ठीक है, यानी जब बच्चे ने एक बच्चे ने आप सपोज यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, इस क्लास में किसी बच्चे ने आपकी कॉपी फाड़ दी। अब आप ये नहीं सोचेंगे एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग, ठीक है, उसने कहा कि फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि जनाब अच्छा इसको माफ कर देना चाहिए, इसने मेरी कॉपी फाड़ दी। ये इंसाफ नहीं है आपके नजदीक, दिस इज नॉट मोरालिटी नियर टू यू। ठीक है, आपके नजदीक मोरालिटी क्या होगी, आपके नजदीक जस्टिस क्या होगा, आपके नजदीक इखलाकियात क्या होगी? आप भी उसकी कॉपी फाड़ेंगे। जब कॉपी फाड़ देंगे आप भी तो आपके नजदीक जो है वो मोरालिटी जो है वो शो हो गई, आपने अपना इंसाफ शो कर दिया। तो मोरालिटी जो होती है बेसिकली मेंटेनिंग जस्टिस एंड इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ मोरालिटी की होती है। आगे आ जाता है जी डेलिमा। डेलिमा क्या होता है? ये सारी थ्योरी जो है मॉरल डेवलपमेंट की ये डेलिमास पे बेस करती है। डेलिमा बेसिकली एक डिसीजन होता है, एक कंफ्यूज्ड डिसीजन होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंसान को समझ नहीं आ रही होती
कि वो किधर जाए, वो ये चीज अख्तियार करे या वो चीज करे। आप बाजार जाते हैं ना तो आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत सारे सूट पड़े हुए होते हैं। अब खवातीन को समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सा सूट लें। उनको ये भी पसंद होता है, वो भी पसंद होता है, वो भी पसंद होता है, वो भी पसंद होता है, ये भी पसंद होता है। 5 के 5 सूट जो अगर सामने आपके रखे हुए, 5 के 5 ही है जो है वो आपको पसंद है। एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू परचेज, ठीक है, व्हाट यू शुड बी परचेज दैट। तो क्या होगा, दिस इज द डायलेमा बेसिकली, बिकॉज दिस इज द कंफ्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड that what is right, what is wrong, what you should accept, what you should reject, what you should follow, what you should unfollow। तो ये जो सारी चीजें हैं ये dilemma कहलाती है। A moral dilemma is where you have to decide what is right and what is wrong. The answer is often not clear and different people have different opinions, ठीक है। हर इंसान के नजदीक अपना जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होगा। लाइक अब इस शख्स को देख लें, उसके पास 2 साइड्स हैं, उसको नहीं समझ आ रही कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। इसके पास 6 कॉर्नर्स हैं, 6 एरोज हैं, 6 रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किधर जाना है। उसी तरह आपके पास 6 सूट है आपके सामने रखे हुए, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है। दिस इज डायलेमा। व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड, when you will feel difficulty in deciding that what you should do and what you should not do, this is called dilemma। आगे आ जाते हैं जी, origin of the moral development theory, hence dilemma। अब एक dilemma था बेसिकली, this is hypothetical, keep in mind ये hypothetical था, that was not real according to the literature। मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है उसमें साफ और वाज़ेह लिखा हुआ है कि hence dilemma जो था वो एक आर्टिफिशियल था, एक हाइपोथेटिकल था, एक मफरूजा था, जिसकी बेस पर लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज थ्योरी जो है वो डेवलप की है। अब हेंस बेसिकली क्या था, हेंस एक शख्स का नाम था। अच्छा एक याद रखें एक और बात कि मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो सिर्फ एक ही डायलेमा पे मुश्तमिल नहीं है, एक ही डायलेमा पे बेस नहीं करती, बल्कि इस तरह के बहुत सारे डायलेमास थे जिसकी बेस पे जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो अपनी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज थ्योरी क्रिएट की थी। अच्छा हेंस डायलेमा क्या था, हेंस बेसिकली दैट वाज अ पर्सन, एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी और तकरीबन वो जो है वो नियर अबाउट टू डेथ, ठीक है, उसको इस तरह की बीमारी थी कि वो मरने वाली थी। अब क्या था, अब एक ऐसी मेडिसिन चाहिए थी, डॉक्टर्स ने सपोज एक ऐसी मेडिसिन लिख के दी कि यार ये अगर आप मेडिसिन लें तो इससे आपकी बीवी की जो है वो जान बच जाएगी। अब वो क्या है, अब वो एक शॉप पे जाता है, अब फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी वाला ये कहता है जनाब ये दवाई तो मेरे पास है और इसकी कीमत जो है वो 100 रुपए है। सपोज आई एम मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू पीपल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द लेमन लैंग्वेज समटाइम। तो क्या है, वो कहता है जी कि मेरे पास दवाई तो है और वो 100 रुपए की है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको 1000 रुपए की देनी, मैंने आपको 10 गुना ज्यादा देनी। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो कोरोना में क्या था, आपको मास्क जो जो रुलता फिर रहा है इस वक्त, आप देखें आपको एक डब्बा जो है वो 80 रुपए का भी मिल जाता है, 100 का भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उस वक्त आपको एक मास्क जो था वो 20 रुपए का मिल रहा था, यानी आपको 50 मास्क वाला डब्बा जो था वो आपको 1000 रुपए का मिल रहा था। हाउ क्रूअल वी आर, ठीक है। तो यही एक जो है वो सपोज था कि जनाब हेम्स को उस फार्मासिस्ट ने कहा कि जनाब फार्मेसी वाले ने कहा कि जनाब मेरे पास दवाई तो है लेकिन मैंने 10 गुना ज्यादा, ज़रब 10, ठीक है, मेरे पास दवाई है 100 रुपए की है लेकिन मैंने 10 गुना ज्यादा देनी है। अब वो परेशान हो गया हेम्स, अब वो क्या करे, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसके माइंड में 100 बातें हैं जी कि रिश्तेदारों से पैसे ले ले, भीख मांग ले, चोरी कर ले दवाई को, कहीं से ले ले, या उसकी बीवी को मरने दे, या जो भी है वो उसके माइंड में 100 तरह के सवालात आ रहे हैं, ठीक है। एंड he was not able to decide that what he should do at that time. This is the dilemma. I talked about the definition of the dilemma before that। इस स्लाइड से पहले जो है वो मैंने आपको डायलेमा की डेफिनेशन बताई कि आपको नहीं समझ आती कि what is wrong and what is right, what you should do, because you have multiple options at that time. So here when we talk about the Hen's dilemma, so Hen's dilemma, what is this? In Hen's mind a number of options comes कि वो चोरी कर ले, वो बीवी को मरने दे,
या वो पैसे मांग ले या उधार मांग ले या वो क्या कर ले, बहरहाल 100 चीजें आ गई। अब इस डिलेमा की बेस पे लॉरेंस हेंसबर्ग ने बहुत सारे सवाल जो है वो क्रिएट किए। ठीक है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ सवाल जो है वो क्रिएट किए। अब वो सवाल जो थे उसने एक सैंपल सेलेक्ट किया जिसमें 16 साल तक के जो है वो एडोलेसेंस थे, बच्चे यानी चिल्ड्रन और एडोलेसेंस थे। उन बच्चों के सामने, उन एडोलेसेंस के सामने वो ये क्वेश्चन रखे उसने, लाइक जिस तरह के क्वेश्चन थे, शुड हेंस स्टील द ड्रग, व्हाई और व्हाई नॉट। ठीक है, क्या हेंस को जो है वो दवाई जो है वो चोरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टील के स्पेलिंग गलत है, यू मस्ट हैव टू करेक्ट दिस। ठीक है, दिस इज कंपोजिंग मिस्टेक। अच्छा जी, आगे वाला सवाल था, इफ हेंस डज नॉट लव हिज वाइफ, अगर हेंस जो है वो अपनी बीवी से प्यार ना करता होता तो शुड ही स्टील द ड्रग, व्हाई और व्हाई नॉट। अगर वो अपनी बीवी से प्यार ना करता होता तो क्या फिर वो दवाई चोरी करता। सपोज द पर्सन डाइंग नॉट हिज वाइफ, अब उन्होंने कहा फर्ज कर लें कि हेंस के सामने कोई और शख्स है, उसकी बीवी नहीं है, तो क्या उसके लिए वो दवाई चोरी करता, वो कोई स्ट्रेंजर है। सपोज इट इज अ पेट एनिमल ही लव्स, फर्ज कर लें वो कोई और शख्स भी नहीं है, वो उसका कोई पालतू जानवर है, तो क्या हेंस जो है वो उसके लिए दवाई चोरी करता। तो ये जो सवालात थे, उसने एक सैंपल को, उसने 2-2 घंटे का इंटरव्यू किया अपने सैंपल के पार्टिसिपेंट्स पे, और उसने जो नतीजा निकाला उसकी बेस पे उसने जो था वो एक थ्योरी डेवलप कर दी। दिस थ्योरी वाज इज कॉल्ड मॉरल डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। अच्छा जी, इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम कंप्लीट थ्योरी को आगे चल के जो है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, कोहलबर्ग was impressed with Piaget's theory of the moral development। ये मैं बात आपको कर चुका हूँ। According to the Kohlberg, as a child cognitive capacity increase, morality level also gets high। कोहलबर्ग ने कहा कि जैसे जैसे, because he was impressed by the work of the Piaget on moral development and the cognitive development। ठीक है, प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और जो मॉरल डेवलपमेंट पे काम किया था, ही वाज, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग was greatly inspired by the work of the Piaget in both domains, in cognitive domain and in moral domain। ठीक हो गया। अब वो बड़ा इम्प्रेस था। कोहलबर्ग होप टू डिस्कवर हाउ moral reasoning changed as people grew old। कोहलबर्ग ने की विश थी कि वो देखे कि मॉरल रीजनिंग कैसे चेंज होती है। मॉरल रीजनिंग क्या होती है, बेसिकली रीजनिंग क्या होती है, मॉरल रीजनिंग से मुराद ये है कि आप जो मोरालिटी शो कर रहे हैं, आप जो इंसाफ कर रहे हैं, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों के नजदीक तो मोरालिटी ये है कि अगर उनकी कॉपी किसी ने फाड़ दिया तो वो जब तक उसकी कॉपी नहीं फाड़ेंगे उनके नजदीक इंसाफ नहीं होगा, मोरालिटी शो नहीं होगी। अब मॉरल रीजनिंग क्या है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग, कि जो बच्चा कॉपी फाड़ने के बदले में कॉपी फाड़ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे दलील क्या है उसके पास, उसके पीछे लॉजिक क्या है उसके पास। ठीक है, तो कोहलबर्ग इस उम्मीद पर था, उसको ये कोशिश थी उसकी कि वो डिस्कवर करे कि हाउ मॉरल रीजनिंग चेंज एज पीपल ग्रू ओल्डर, कि जैसे जैसे जो बच्चे हैं वो बड़े होते जाते हैं उनकी मॉरल रीजनिंग कैसे जो है वो चेंज होती जाती है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द रीजन and logic behind the child's decision was that the indication of his moral development। ठीक है जी, कोहलबर्ग के मुताबिक जब बच्चे का जो भी लॉजिकल बिहेवियर है, जो भी मॉरल बिहेवियर है, उसकी बैक पर जो लॉजिक है बेसिकली वो जब चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड द चाइल्ड डिसीजन वाज दैट द इंडिकेशन, यानी उसके जब भी कोई भी मॉरल बिहेवियर शो करेगा तो उसके पीछे जो होगी लॉजिक होगी, जो रीजनिंग होगी, वो बताएगी कि बच्चा जो है या बड़ा जो है या एडोलेसेंस जो है या अडल्ट जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की किस स्टेज पर है, उसके बिकॉज उसके रीजन उसके पीछे, उसके बिहेवियर के पीछे क्या है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, कॉग्निशन डेवलप होती जाएगी, उसकी मॉरल रीजनिंग जो है वो चेंज होती जाएगी और वो मोर सफिशिएंट होती जाएगी। अच्छा जी, कोहलबर्ग ने 3 लेवल जो है वो मॉरल रीजनिंग के बयान किए हैं। सबसे पहला प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हम कहते हैं रवायती, जो आम तौर पर होता है, मतलब आम तौर पर मुझे पता है कि यार अगर कोई थप्पड़ मार दे तो चले अवॉइड कर लें, कोई बात नहीं है। ठीक है, दिस इज द मॉरल रीजनिंग।
ठीक है, कि चले अल्लाह ताला नाराज होता है। तो ये है कन्वेंशनल, यानी एक आम तौर पर। तो आमतौर पर कब होगा, जब एक स्पेसिफिक एज आएगी, लाइक बच्चा जो है वो 9 साल से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो आप जो है वो आमतौर पर सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी में बेसिकली कन्वेंशनल रूल्स जो है वो लागू है। कन्वेंशनल रूल्स क्या है कि जी रात को जो है वो मतलब चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, किसी को तंग नहीं करना, किसी लड़की को नहीं छेड़ना, किसी लड़के को तंग नहीं करना, ठीक है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। तो ये जो एक कन्वेंशनल है बेसिकली, ठीक है, एक आम रूल्स है हमारी सोसाइटी के। तो 3 लेवल, जब तो कन्वेंशनल से अभी उम्र छोटी होती है बच्चे की, जब बच्चा होता है तो वो आम तौर पर जो रूल्स लागू हैं उस तरह नहीं सोचता, बल्कि उसके अपने ही रूल होते हैं, ठीक है, वो किसी और तरीके से सोचता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उस स्टेज को कहते हैं प्री कन्वेंशनल। उसके बाद दूसरी स्टेज जो कि आम रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी में आमतौर पर जो होते हैं वो होते हैं, दैट इज कन्वेंशनल। देखें, प्री कन्वेंशनल, दिस इज कन्वेंशनल एंड दिस इज पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक होगा, 3 तरह की जो है वो इसके जो है वो फेजेस है। सबसे पहली फेज आ जाती है जी प्री कन्वेंशनल फेज, यानी कन्वेंशनल आम तौर पर जो रूल लागू है उनसे पहले। फर्स्ट फेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट लास्ट अंटिल अप्रोक्सीमेटली एज 9। ठीक है जी, आम तौर पर वैसे ये एजेस के हिसाब से ये नहीं चलता, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो स्टेज है बेसिकली आम तौर पर 9 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस तरह की जो रीजनिंग है वो यूज करते हैं, जिसको हम प्री कन्वेंशनल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है जी, लास्ट अंटिल अप्रोक्सीमेटली एज 9, 9 साल तक तकरीबन रहती है, पहली फेज है। मॉरल डिसीजंस डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ अडल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर्स। अच्छा जी, बच्चों के जो मॉरल डिसीजंस होते हैं, बच्चों का जो मॉरलिटी होती है वो किस चीज पे बेस करती है, उनके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पे और अडल्ट्स के स्टैंडर्ड्स पे। अडल्ट मीन जो बड़े होते हैं, मसलन अगर मैं किसी की कॉपी फाड़ूंगा तो टीचर जो मुझे है वो थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय बिहेवियर। अगर मैं किसी बच्चे को तंग करूंगा तो टीचर मुझे थप्पड़ मारेंगे। अगर मैं बड़े भाई को के आगे बोलूंगा तो वालिद जो है या फादर जो मेरे हैं वो मुझे बुरा भला कहेंगे, मेरे हो सकता है मेरी फेंटी भी लगा दें, ठीक है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई बिहेवियर। सो और ये जो है मॉरल स्टैंडर्ड जो है डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द अडल्ट। अब अडल्ट्स ने ये सेट की है ना बेसिकली, तो लिहाजा क्या होता है कि बेसिकली बच्चे की मॉरलिटी जो होती है वो इस वक्त बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पे चल रही होती है। चिल्ड्रन डू नॉट हैव पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी, बच्चों का अपना कोई कोड ऑफ मोरालिटी नहीं होता, यानी उनकी अपनी नहीं सोच होती कि मैं जो है वो बड़े भाई के आगे नहीं बोलूंगा, बुरी बात है, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो बड़े भाई के आगे क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि अब्बू गुस्सा होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ अडल्ट्स, यानी और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर, ये दो चीजें याद रखें, ठीक है। आपको बड़े भाई के आगे बोलने पे थप्पड़ पड़ा, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, वो बोलना आपका बिहेवियर था और कॉन्सिक्वेंस क्या था, थप्पड़ पड़ना। इसी तरह डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ अडल्ट्स, अडल्ट्स के स्टैंडर्ड पर। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि अगर मैं बड़े भाई के आगे बोलूंगा तो अब्बू मुझे थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि अब्बू को ये बुरा लगता है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ अडल्ट। अब चिल्ड्रन डू नॉट हैव पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी, बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता होता, उनकी कोई पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी नहीं होती। कोड ऑफ मोरालिटी से मुराद ये है कि उनको नहीं पता होता कि ये बुरी बात है बड़ों के आगे बोलना। अच्छा, इसकी 2 स्टेजेस हैं जी। सबसे पहले स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। वही चीज यहाँ पे क्या होता है कि आपने बड़ों का अदब करना है, ओबीडियंस शो करनी है। क्यों? क्योंकि नहीं शो करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। द चाइल्ड बिहेवियर इन गुड बिहेव इन गुड वे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे क्योंकि उनको सजा से बचना है। उनको पता है अगर हम किसी के आगे बदजुबानी करेंगे, कोई गलत काम करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को तंग करेंगे, बड़े भाई को तंग करेंगे, बड़ी बहन को, अम्मी के आगे बोलेंगे, तो क्या होगा, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चे की मोरालिटी क्या है, बड़े सेट करते हैं, बड़ों से डर के, पनिशमेंट के खौफ से बच्चे की मोरालिटी जो है वो क्रिएट होती है, बच्चा मोरालिटी शो करता है। स्टेज 2 में प्री कन्वेंशनल फेज में फिर अगली स्टेज जब थोड़ा सा बच्चा और ग्रो करता है तो स्टेज 2 आ जाती है, दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं नॉट जस्ट वन राइट व्यू हैंडेड ओवर बाय द अथॉरिटीज, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द व्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं ठीक है बुरी बात है लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा को थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, भी भाई ने भी तो बुरी बात कही थी ना, तो मैंने भाई को ऐसी बात कही थी, ठीक है, भाई के आगे बात करना बुरी बात है, भाई के आगे बोलना, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो भी तो ऐसी फिर कोई बात ना करे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए, तो इंडिविजुअलिज्म होगा। और एक्सचेंज
एक्सचेंज वही चीज आ गई, रेसिप्रोकल बिहेवियर, जैसा करेंगे वैसा जो है वो रद्द अमल भी होगा, जैसा अमल होगा वैसा रद्द अमल होगा। आपने पढ़ा है ना न्यूटन का कानून, हर अमल का रद्द अमल होता है। अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। दैट वाज द लॉ ऑफ द न्यूटन। न्यूटन के जो लॉस थे आई थिंक सो न्यूटन के ही थे, बड़ी देर हो गई है पढ़े हुए, मुझे याद नहीं है। बहरहाल रेसिप्रोकल बिहेवियर होता है, रेसिप्रोकल बिहेवियर के दोनों दो तरफा एक्सचेंज और टिट फॉर टैट, ठीक है। कि क्या होगा, एक्सचेंज बिहेवियर होगा कि उसने मेरी कॉपी फाड़ दी है तो मैंने भी उसकी कॉपी फाड़नी है, तो ये इंसाफ होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द प्री कन्वेंशनल फेज। आगे आ जाता है जी कन्वेंशनल फेज। अब कन्वेंशनल फेज में क्या होता है, एडोलेसेंस, बच्चा एडोलेसेंस की एज में पहुंच जाता है, 9 साल से ऊपर जो है दैट इज एडोलेसेंस एंड अडल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है जी, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिर बच्चों में जो सोशल रूल्स हैं वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनको सोशल नॉर्म्स का पता चल जाता है, सोसाइटी के कवायदो ज़वाबित कवानीन का पता चल जाता है, उसकी बेस पे जो है वो कर रहे होते हैं, अपनी जो मोरालिटी है वो शो कर रहे होते हैं। उसके बाद रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, वही चीज के आपकी जो रीजनिंग होगी, लॉजिक बिहाइंड दैट मोरालिटी, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग, दिस इज कॉल्ड उर्दू में हम उसको कहेंगे दलील, कि आपकी जो बच्चे की या एडोलेसेंट की जो दलील होगी बिहाइंड द मोरालिटी, वो ग्रुप के नॉर्म्स के मुताबिक होगी। अच्छा जी, इसमें स्टेज 1 आ जाती है, वैसे ओवरऑल जो स्टेज 3 है ये, लेकिन इसकी जो है वो स्टेज 1 है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, चाइल्ड और इंडिविजुअल is good in order to be seen as being a good person by the others, दूसरों को अच्छा दिखने के लिए अच्छा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। आंसर्स रिलेट टू द अप्रूवल ऑफ द अदर्स, ठीक है। आंसर्स जो होंगे वो दूसरों की अप्रूवल के लिए होंगे, आपका बिहेवियर जो होगा वो दूसरों की अप्रूवल के लिए होगा, आप अच्छा शो करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होंगे, ठीक है। आप अच्छे ग्रेड्स लेके आएंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपकी तारीफ होगी, ठीक है। गुड, आपको गुड गर्ल बैड गर्ल का कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज इन स्टेज 1 ऑफ द सेकंड फेज, ठीक है। अच्छा बच्चा, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया, अदरवाइज स्टेज में लिखा हुआ है गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अच्छा दिखने के लिए, लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए अच्छा बिहेव करना है, ताकि आपको लोगों की अप्रूवल मिले। जब आप बुरा बिहेव करेंगे तो आप अच्छा तो ना आपको कोई कहेगा, डेफिनेटली जब आप अच्छा बिहेव करेंगे तो ही लोग आपको अच्छा कहेंगे और आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखेंगे। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, कन्वेंशनल स्टेज में, एक तो उनको रूल एंड रेगुलेशंस का पता होता है, और दूसरा जो है वो ग्रुप के नॉर्म्स के मुताबिक, सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक, या घर वालों के फैमिली के नॉर्म्स के मुताबिक काम करते हैं। पहली स्टेज उसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट है, कि बच्चा या इंडिविजुअल या एडोलेसेंस या अडल्ट वो काम करेगा जो लोगों को पसंद हो और जिसकी वजह से उसको लोगों की अप्रूवल हासिल हो। दूसरी जो इसमें स्टेज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसमें क्या है जी, यहाँ बच्चा ये समझता है कि ये सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं और हमें वो ओबे करने चाहिए, सोसाइटी के। अच्छा, वो रूल बेसिकली तो बच्चा जो है वो रूल्स को समझने लगता है और उनको क्रॉस नहीं करता बेसिकली। रूल्स को बेसिकली फॉलो करना शुरू कर देता है। चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ द वाइडर रूल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक हो गया जी। बच्चा जो है वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को फॉलो करता है। मसलन रेड लाइट है तो बच्चा वहां से नहीं गुजरेगा, बिकॉज उसको पता है कि ये अगर मैं रेड लाइट से गुजरूंगा, मतलब उसके अंदर की मोरालिटी है ना, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसकी ज्यादा हो गई है, कॉग्निटिव कॉग्निशन जो है वो उसकी इंप्रूव हुई है, बिकॉज वो अब एडोलेसेंस बच्चा नहीं है, अब वो एडोलेसेंस या अडल्ट हो चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली बच्चे को सोसाइटी के रूल्स का पता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर का पता है और वो उनको फॉलो करता है, ताकि ना सिर्फ अपना नुकसान हो बल्कि दूसरों का नुकसान भी ना हो और उसको गिल्ट ना उठाना पड़े। जजमेंट कंसर्न ओबेइंग द रूल्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू अवॉइड द गिल्ट। अब उसकी जो मॉरल रीजनिंग होती है या जजमेंट होगी या मोरालिटी होगी, वो इसलिए होगी कि वो रूल्स को ओबे करे ताकि
कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की भी खिलाफ उस लॉ एंड ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी ना हो, और उसको बाद में कोई पछतावा भी ना करना पड़े। मसलन जिस तरह मैंने आपको रेड लाइट की एग्जांपल दी, रोड पे आप जा रहे हैं, इशारे पे खड़े हैं रेड लाइट पे, ठीक है, आपको पता है कि मेरा यहाँ, आपको खुद से पता है, आप डरते नहीं आप किसी से, ठीक है, आपको खुद से पता है कि अगर आप जो है वो यहाँ से गुजर जाएंगे रेड लाइट पे तो क्या होगा, हो सकता है आपकी बाइक या आपकी कार जो है वो आगे किसी गाड़ी से जो है वो टक्कर हो जाए, आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है, एंड लॉ और ऑर्डर जो है वो भी ब्रेक हो जाए और आपको प्रिजन भी जाना पड़ सकता है। मतलब आपको ये खुद से पता होता है, एक जो कन्वेंशनल एक आमतौर पर एक लॉजिकल रीजनिंग होती है जो आमतौर पर लोगों में होती है, वो यही होती है कि यार इस इशारे से नहीं गुजरना, अदरवाइज जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इन पाकिस्तान देयर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया, and you can say कि some sort of the Bangladesh and Sri Lanka entire game change। क्यों यहाँ पर लोग कन्वेंशनल मोरालिटी को नहीं सोचते, यहाँ पे बस इधर देखा रेड लाइट है, पुलिस वाला नहीं खड़ा, भगा दी गाड़ी, ये और हमारे रूल ही और है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के। बहरहाल मैं इन मुल्कों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट जो है वो इसी कल्चर से ताल्लुक रखते हैं। मेरा मकसद किसी भी मुल्क को जो है वो बदनाम नहीं करना, हम सभी एक जैसे ही हैं, ठीक है, इस तरह के कामों में, और हमें अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज करना चाहिए। अच्छा जी, आगे आ जाती है जनाब पोस्ट कन्वेंशनल फेज। पोस्ट कन्वेंशनल फेज क्या है जी? थर्ड फेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। दिस लेवल और फेज इज आल्सो कॉल्ड मॉरल रियलिज्म, ठीक है, इसको मॉरल रियलिज्म भी कहते हैं, और ये थर्ड फेज है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मोरालिटी। इसमें क्या होता है, मोरालिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, और ओनली 10 से 15% जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर पहली स्टेज है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक हो गया जी। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी वर्क फॉर द बेटरमेंट बट सम टाइम इंडिविजुअल वर्क फॉर हिज राइट, ठीक है। अब इसमें ये माना जाता है कि सोसाइटी बेहतरी के लिए चलती है, बेहतरी के लिए काम करती है लोगों की, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल के अपने राइट्स भी होते हैं। यहाँ ये कंसीडर किया जाता है कि सोसाइटी नो डाउट लोगों की फलाह के लिए काम करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी चीजें सब लोगों के लिए एक ही जैसी हों, ठीक ही हों। इसलिए स्टेज में आप एक सोशल ऑर्डर में रहते हैं और सोसाइटी के रूल्स को जानते हैं, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए तो उससे कुछ नुकसान हो लोगों का, तो लोग प्रोटेस्ट, एहतजाज वगैरह करते हैं अपने राइट्स के लिए। ठीक है जी, समझ आ गई कि आपको पता होता है कि सोसाइटी जो है वो बेसिकली लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, ठीक है जी, वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रही है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रही है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो फलाह जो है वो हर बंदे के लिए यकसा मुफीद नहीं होती। सम टाइम जो है वो इंडिविजुअल को अपने राइट्स भी लेने पड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अक्सर लोग जो एहतजाज कर रहे होते हैं सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ या डिसिप्लिन के खिलाफ या एक सूबे या मुल्क के रूल्स के खिलाफ या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की जो है वो स्टेज पर होते हैं। क्यों? वो ये भी मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, लोगों की बेटरमेंट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सम टाइम वो उनके मफाद में नहीं होते और उनको कहीं ना कहीं अपना राइट लेने के लिए जो है वो बाहर निकलना पड़ता है। दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अगली स्टेज जो है सेकंड स्टेज ऑफ द थर्ड फेज ऑफ which is called post conventional phase, उसकी जो दूसरी स्टेज है that is universal ethical principle. People at this stage have their own set of the moral guidelines which may or may not fit the law. अच्छा जी, इसी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है और यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। अगर कोई पहुंचता है तो वो बड़ा अजीम आदमी होता है, मसलन कायदे आजम, नेल्सन मंडेला, अलामा इकबाल, ठीक है जी। इनके अपने बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, ये अपने एथिकल प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं, इसमें लोग अपने असूलों की बुनियाद पर अपने फैसले करते हैं। यहाँ बहुत कम लोग पहुंचते हैं, मसलन कायदे आज़म वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये लोग अपने कायदो ज़वाबित बनाते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, अपने असूल बनाते हैं। कानून चाहे कुछ भी कहे, चाहे वो कानून से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, लेकिन ये अपने असूलों को तोड़ने की इजाजत नहीं देते। ठीक हो गया। इनके अपने जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कानून को नहीं देखते। क्यों? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत कम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है। जिस तरह एक दो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं,
तो ये वो लोग हैं बेसिकली जो अपने कायदे, अपने कानून, अपने असूल ज़वाबित खुद बनाते हैं। ये किसी लॉ की परवाह नहीं करते, ला चाहे कुछ भी कहे, ये अपने कवानीन से नहीं हटते, ये अपने असूलों से नहीं हटते और उनको जो है वो फॉलो करते रहते हैं। तो ये तो थी जी लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टेज थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा जी सबसे पहले तो हमने कोहलबर्ग का जो देख लिया कि 1927 में पैदा हुआ था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, 1987 में डेथ हो गई। पियाजे से बड़ा इंस्पायर था, डेलीमास की बेस पे उसने काम किया, अपनी थ्योरी डेवलप की। फिर हमने मोरालिटी को देखा कि मोरालिटी बेसिकली हर बंदे के लिए मोरालिटी अपनी मोरालिटी है, हर बंदे का इंसाफ जो है उसके अपने मुताबिक है, ठीक है। डेलीमा का मैंने आपको बताया कि जब आप कंफ्यूज हो, फैसला ना ले पा रहे हो कि क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेलीमा, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि ओरिजिन था जो था वो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का, दैट वाज द हेंस डेलीमा एंड अदर टाइप ऑफ द डेलीमास। याद रखें सिर्फ हेंस डेलीमा पे ही थ्योरी नहीं बनी, बल्कि इस तरह के कुछ और डेलीमास भी थे। अब उन डेलीमास के सामने रखते हुए कुछ क्वेश्चंस की बनाए गए और उन क्वेश्चंस को पार्टिसिपेंट से पूछा गया और उनके पार्टिसिपेंट्स के जवाबात की रोशनी में फिर थ्योरी जो है वो क्रिएट की गई। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे कॉग्निशन बढ़ती है, मोरालिटी का लेवल जो है वो भी हाई होता जाता है। 3 लेवल हमने डिस्कस किए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल पहला फेज था, 9 साल तक अमूमन रहता है। इसमें बच्चों का अपना कोई कोड ऑफ मोरालिटी नहीं होता, वो सजा से बचने के लिए जो है वो अपना बिहेवियर शो करते हैं। उसके अलावा जो है वो एक्सचेंज पे बिलीव रखते हैं कि जैसा अगला करेगा वैसा ही वो भरेगा। फिर कन्वेंशनल फेज आ जाती है, ये सेकंड स्टेज है। इसमें एडोलेसेंस 9 साल के बाद की उम्र के मोस्टली जो बच्चे या एडोलेसेंस या अडल्ट होते हैं, इसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट है, यानी लोग अच्छा दिखने के लिए जो है वो मोरालिटी का जो लॉजिक मोरालिटी होती है वो शो करते हैं, अच्छा दिखने के लिए वो मोरालिटी जो है वो शो करते हैं। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो फॉलो करने के लिए वो मॉरल रीजनिंग उनकी होती है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल फेज है, 10 से 15% लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उनके अपने स्कूल होते हैं, उनके अपने कायदे कानून होते हैं, वो लॉस की, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वो परवाह नहीं करते, ठीक है। वो अच्छा, इसमें पहली स्टेज में ये हमने डिस्कस किया कि लोग मानते हैं कि जो सोसाइटी है वो लोगों की बेटरमेंट के लिए है, सोसाइटी के कवानीन, लेकिन सम टाइम जो है वो उनको इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की। यहाँ पर बहुत कम लोग इस स्टेज पर पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वो बड़े बड़े नाम होते हैं, जिस तरह कायदे आज़म इल्हाम इकबाल, नेल्सन मंडेला, और इसके अलावा जो है जिस तरह रशिया के प्रेसिडेंट आजकल मेरे माइंड में आते हैं, प्यूटन। तो ये वो लोग हैं जिनके अपने कायदे कानून है, ये किसी लॉ की परवाह नहीं करते, ये अपने असूलों पर समझौता नहीं करते, इनके अपने असूल है, चाहे वो इनके असूल कवानीन से मुतसादम हो, रूल्स से मुतसादम हो, सोसाइटीज के लॉ एंड ऑर्डर से मुतसादम हो, लेकिन वो अपने असूलों पर कारबंद रहते हैं, ठीक है। हर बंदे की अपने हिसाब से जो है वो मोरालिटी है। अगर मेरे नजदीक एक चीज गलत है तो हो सकता है आपके नजदीक मोरालिटी क्या हो वो ठीक हो, तो हर बंदे की अपनी मोरालिटी है। लिहाजा कोहलबर्ग के नजदीक मोरालिटी की डेफिनेशन कुछ और है, और जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है उसकी जो आमतौर पर लोगों के माइंड में है वो मोरालिटी की डेफिनेशन कुछ और है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है इसमें। क्रिटिसिज्म क्या है कोहलबर्ग की थ्योरी पे? सबसे पहले उन्होंने कहा जी सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है जी? जिन लोगों पर रिसर्च करके इसकी थियरी को डेवलप किया गया वो 10 से 16 साल के थे भाई, और डायलेमास आप कौन से दे रहे हैं? शादीशुदा लोगों के, कि जी वो जो हैंस था उसकी बीवी थी। अब वो जब 10 से 16 साल के बच्चों से जो आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज पूछ रहे हैं, तो उनकी तो अमूमन शादियां ही नहीं हुई होती उस उम्र में, तो आपका जो सैंपल है वही बाइस्ड हो गया, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आगे आगे जी सैंपल वाज बाइस्ड ओनली मेल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इनके सैंपल में कोहलबर्ग भाईजान ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ मेल को लेके स्टडी कर ली, अपना पूरी थ्योरी डेवलप कर ली, फीमेल को डाला ही नहीं। हालांकि हो सकता है फीमेल की मोरालिटी जो है वो मेल की निस्बत कुछ डिफरेंट हो, लिहाजा ये सैंपल जो था ये भी बाइस था। आगे आ गया था डेलिमा आर हाइपोथेटिकल इन नेचर। अब डेलिमा क्या है? बेसिकली दैट इज नॉट रियल इंसिडेंट्स, दैट वाज नॉट रियल इवेंट। ये जो है ये हकीकी इवेंट नहीं है, बल्कि ये हाइपोथेटिकल है, मफरूजात थे। हो सकता है कि इंसान जो है वो अगर उसके अपने साथ ये हुआ हो तो वो कुछ और तरीके से जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करो, मोरालिटी शो करे, बजाय इसके कि उसको एक लिखी लिखाई कहानी का स्क्रिप्ट दे दिया जाए, और उस पर हो सकता है वो चूंकि उसके अपने साथ नहीं हुआ लिहाजा उसको सही तरह से उसका जो रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि एक कहानी पे बच्चा जो है 8 साल का फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, वो
प्री कन्वेंशनल शो कर रहा है मोरालिटी, और दूसरी कहानी पे 8 साल का बच्चा ही जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल शो कर रहा है। भाई ये कैसे हो सकता है, ये कन्वेंशनल शो कर रहा है। यानी कि एक ही उम्र में वो कभी प्री कन्वेंशनल पे चला जाता है, कभी पोस्ट कन्वेंशनल पे चला जाता है, कभी कन्वेंशनल पर चला जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो स्टेजेस है बेसिकली ये इसलिए इसको बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये था बेसिक क्रिटिसिज्म ऑन द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। होपफुली आप इसको समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।